हेलो एवरीवन। सी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए ना, और ली क्वांग को प्रधानमंत्री बना दिया। यानी सी जिनपिंग राष्ट्रपति बन गए, ली क्वांग को प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब देखिए क्या हुआ। सी जिनपिंग के नाम की मोहर लग चुकी है। नेशनल पीपुल कांग्रेस की बैठक में फाइनली सी जिनपिंग के नाम की मोहर लग गई और तीसरी बार ये राष्ट्रपति बन गए। ये फैक्ट्स आपके पास होगा। हम लोग इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं कि सी जिनपिंग के राष्ट्रपति बने कैसे, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, और भारत के ऊपर उसका इंपैक्ट या और देशों के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। हम लोग इसके पहले हम लोग देखेंगे कि चीन के अंदर क्या है और चीन खुद को रिपब्लिक क्यों कहता है, ये भी वर्ड हम लोग देखेंगे। तो चीन में मोहर लग चुका है और ये भाई साहब जो संसद वहां की है, नेशनल पीपल कांग्रेस ने सालाना बैठक किया 5 तारीख से और इस बात की मोहर लगा दी। इतना ही नहीं हुआ, इनके जो काफी करीबी थे, इनके बहुत करीबी थे ली क्वांग साहब, तो ली क्वांग को भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। क्योंकि चीन में प्रथा चलती आ रही है कि जो भी नया प्रीमियर नियुक्त किया जाएगा, यानी चीन का जो नया प्रीमियर होगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, और ली क्वांग को बना दिया गया। अब फाइनली वो आज वीडियो देखते देखते वो फाइनली ऑफिशियली वो चुने जा चुके हैं चाइना के प्रधानमंत्री। ठीक है, अब इसके सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखते हैं कि चाइना खुद को सबसे पहले रिपब्लिक क्यों कहता है। देखिए, रिपब्लिक तो इंडिया भी है, रिपब्लिक अमेरिका भी है, और रिपब्लिक चाइना भी है। रिपब्लिक का हिंदी होता है गणतंत्र। गणतंत्र, सवाल है ये जो गणतंत्र वर्ड है, ये जो रिपब्लिक शब्द है, गणतंत्र शब्द है, ये क्या होता है। तो गणतंत्र शब्द का मतलब सिंपल सा और एक ही मतलब होता है कि उस राज्य के यानी उस देश के जो नेशनल हेड होते हैं, जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, वो चुने जाएंगे। किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा। किसके द्वारा चुने जाएंगे? तो पब्लिक के द्वारा चुने जाएंगे। अब वो चुनाव डायरेक्ट भी हो सकता है, वो चुनाव इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुनाव हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुने जाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में राजतंत्र है। क्यों है? क्योंकि वहां पे सक्सेसर की परंपरा है, उत्तराधिकारी की परंपरा है, एक हेरिडेटरी है, वंशानुगत शासन है, राजघराने के लोग ही शासन करेंगे। तो वहां चुनने का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो डेमोक्रेटिक तो है। यानी डेमोक्रेटिक का मतलब कि वो जो है लोकतंत्रात्मक शासन वहां है, लेकिन रिपब्लिक नहीं है क्योंकि उसके हेड चुने नहीं जाते हैं। हो गया। अब चाइना कहता है कि हम क्या हैं? रिपब्लिक हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये रिपब्लिक वर्ड क्यों जोड़ता है चाइना? क्योंकि चाइना अपने राष्ट्रपति को चुनता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो चुनाव सामान्यतः 7 लोगों के द्वारा ही होता है, और वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है। अब देखिए कैसे। अब आप कहेंगे क्या चीन में पार्टियां नहीं है, एक ही पार्टी है? तो चीन में सिंगल पार्टी सिस्टम ही है, और उस पार्टी का नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि और पार्टियों को मान्यता नहीं दी गई है। चीन में 8 और पार्टियों को भी मान्यता दी गई है। तो आपके दिमाग में आएगा, क्यों नहीं उसने अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, क्यों नहीं उसने अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को खड़ा कर दिया? तो क्लियर समझिए, ये 8 पार्टी को मान्यता विरोध करने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको सहायता, देश में शासन चलाने में सहायता करने के लिए उसको मान्यता दी गई है। तो उसके अंदर चीन गोंग पार्टी, चाइनीज पीजेंट एंड वर्कर्स डेमोक्रेटिक पार्टी, चाइना डेमोक्रेटिक लीग, ज्यूसन सोसाइटी, चाइना नेशनल डेमोक्रेटिक कंस्ट्रक्शन, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए चीनी एसोसिएशन, चाइना एसोसिएशन फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, ताइवान डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट लीग, चीनी कुओमिंतांग। तो ये सब पार्टी वो है जो पार्टी सपोर्ट करने का काम उसको करना है। किसको? सी जिनपिंग को, या मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पे सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा, एक और चीज क्या हुआ
कि इनको तो इनके बैठक की तो मोहर लग गई। अच्छा, हुआ क्या, कोविड का ठिकरा दुनिया ने ही इनके सिर पे नहीं फोड़ा, बल्कि वहां के लोग भी कोविड के कारण जो नुकसान हुआ है उसके लिए सी जिनपिंग को ही दोषी मानते हैं। तो जनता के बीच में भी ये लोकप्रिय नहीं थे और कोई अगेंस्ट में भी नहीं था, सही तरीके से इलेक्शन भी नहीं हुआ और अपने तानाशाही रवैये के कारण ये तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए। पहली बार 2013 में बना था, उसके बाद 2018 में बने और अब फिर से दोबारा 2023 में राष्ट्रपति बन गए। दुनिया के नजर में ये आ चुके हैं। अच्छा, ये राष्ट्रपति से बनते तो एक बात होती, इसके साथ राष्ट्रपति के साथ इनके पास एक और पोस्ट है, वो है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के हेड ये बने रहेंगे। ठीक है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन बहुत पावरफुल है। ये कम्युनिस्ट पार्टी का वो यूनिट है, कम्युनिस्ट पार्टी का वो यूनिट है जो चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है यहां रिपोर्ट करती है। यानी इस सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का रिपोर्ट करती है। इट मींस कि देश के साथ साथ सेना के ऊपर भी सी जिनपिंग का सीधा सीधा कंट्रोल हो गया। समझ में आया, इनका सीधा सीधा कंट्रोल हो गया। प्रधानमंत्री तो बन ही गए हैं ली क्वांग साहब। अब देखो चुनाव कैसे होता है, एक बार उसको समझने की कोशिश कीजिए। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है, इस बार की ही बात करते हैं। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस 5 मार्च से इन्होंने अपना सेशन स्टार्ट किया, यानी अपनी बैठक की शुरुआत कर दी। ये एक ईयरली सेशन था, वहां की संसद के अंदर आयोजित होता है। यहां कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है, कम्युनिस्ट पार्टी क्या दावा करती है कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री सभा है। ठीक है, सबसे बड़ा इनका पार्लियामेंट्री सभा है। कहना गलत भी नहीं है इनका, माने ये कहते हैं कि सबसे बड़ा संसदीय सभा जो है वो चाइना का ही है। बात सही है, क्योंकि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में एक दो नहीं बल्कि 2980 अभी कैंडिडेट हैं। वर्तमान में जो डेलीगेट्स हैं पूरे देश को मिला के 2980 हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन डेलीगेट्स को क्या करना है वो समझिए। ये जो डेलीगेट्स हैं कम्युनिस्ट की सेंट्रल कमेटी का, ठीक है, कमेटी का ये चुनाव करते हैं। तो अब ये सेंट्रल कमेटी का, ये 2980 डेलीगेट सेंट्रल कमेटी का चुनाव करते हैं। उसके बाद इस सेंट्रल कमेटी से क्या होता है, पोलित ब्यूरो मेंबर्स का चुनाव होता है। समझिए इसको, पोलित ब्यूरो मेंबर्स का चुनाव होता है और ये संख्या बहुत तेजी से घटती जाती है, एक दो नहीं, बहुत तेजी से ये संख्या घटती है। तो होता क्या है कि इसके बाद पोलित ब्यूरो हो गया। अब जब पोलित ब्यूरो का चुनाव होगा तो पोलित ब्यूरो क्या करेगा कि एक पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में कितने मेंबर देख लो अच्छे से। उस कमेटी में यानी जो पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी होगी उसमें टोटल 7 ही मेंबर होंगे और यही 7 मेंबर चुनते हैं। तो अब कितना हुआ फाइनली, 7 लोग। तो यही 7 लोग चुनते हैं और सी जिनपिंग को इन्हीं 7 लोगों ने चुन लिया। बाद में नेशनल पीपल कांग्रेस ने उस पर मोहर लगा दी और ये बन गए राष्ट्रपति। ठीक है, ये बन गए राष्ट्रपति। अब सवाल क्या है, ये जो चाइना के राष्ट्रपति बने, अब जब चाइना के राष्ट्रपति बन गए तो सबसे पहले इन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं। उसके अंदर इन्होंने ये कहा कि चीन की आबादी में एक स्थिरता लाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है चीन एक मतलब ओल्ड एज की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब वहां पे पॉपुलेशन एक बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया था, तो अब बढ़ाने की बात, ठीक है, बढ़ाने की बात चाइना कर रहा है। उन्होंने 3 बच्चों की पॉलिसी तो वो 3rd चाइल्ड पॉलिसी तो ऑलरेडी वो लेके आए थे, लेकिन इसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, लोग इनिशिएट नहीं कर रहे थे। तो सरकार इंसेंटिव देने की बात की, तब भी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है।
बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है, यूथ काफी कम हो रहे हैं, बुजुर्ग लोगों की आबादी काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे लगातार जो आबादी गिर रही है, तो उसके कारण कहा जा रहा है कि 2100, यानी अभी तो 2000 चल रहा है ना, 2100 तक में चीन की आबादी घट के 76 करोड़ हो जाएगी और दुनिया सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। तो सी जिनपिंग इसके लिए क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और क्या, तो जबरदस्ती। और कैसे, तो जबरदस्ती। तो ये चीजें चल रही, तो इसको लेकर एक मन में मतलब लोगों को डर है। इसके अलावा अब ये जो जिनपिंग साहब आए हैं, इससे और क्या दिक्कत है, देखो एक तो भारत को दिक्कत है, क्योंकि जिनपिंग साहब जितने कम पॉपुलर होने के बाद तीसरी बार सत्ता में आए हैं, ये तानाशाही को दिखाता है। एलएसी पे दिक्कत बढ़ेगी, इसका मतलब एलएसी पे ये आक्रामक हो सकते हैं। तो भारत और चाइना के बीच में एक टकराव देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसके अलावा फिर से ट्रेड वॉर और करेंसी वॉर छिड़ने की आशंका है, खास करके यूएसए और चाइना के बीच में। ठीक है, तो और ये जो करेंसी वॉर है, ये हो सकता है कि वर्ल्ड में फैल जाए। तो ट्रेड वॉर छिड़ने की आशंका है, क्योंकि चाइना अपने आप को एक मजबूत पोल मानता है और अमेरिका का सत्ता को लगातार चुनौती दे रहा है। और ये जो ट्रेड वॉर और जो अगर अगर करेंसी वॉर होता है, तो ये दुनिया भर के ट्रेड को निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा चीन के बारे में कोई सटीक जानकारी, कोई सही अनुमान नहीं हो पाता है, क्योंकि चीन का मीडिया के ऊपर पूरा पकड़ है। इसके कारण चीन क्या करता है, ये लोगों को जानकारी नहीं होती है, दुनिया को जानकारी नहीं होती है। कोविड के दौरान माना यह जाता है कि एक अच्छी खासी संख्या चाइना में समाप्त हो चुकी है बीमारी के कारण, लेकिन चाइना ने आंकड़ा छुपाया, जो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। एक तो ये भी डर है। एक और डर है कि भारत के लिए और खास करके दुनिया के लिए भी, कि चाइना जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, चाइना का रिलेशन काफी अच्छा होगा, चाइना उसको खुल के सपोर्ट करेगा, जिसके कारण, क्योंकि अभी अमेरिका के साथ पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं चल रही, अफगानिस्तान की नहीं चल रही है, तो इसके कारण आतंकी घटना बढ़ने की आशंका है और इसका खामियाजा सबसे अधिक भारत को भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी वो चीजें हैं जो एक डर पैदा कर रही है सी जिनपिंग के दोबारा तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के कारण। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, और साथ में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भी ये हेड हो चुके हैं। तो इलेक्शन कैसे होता है, ये रिपब्लिक, अपने को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों कहते हैं, इसके अलावा इनका इम्पैक्ट क्या होगा, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये सारे फैक्ट्स आपके यहाँ पे कवर होंगे।